शारदा पूरे परिवार के साथ शहर के एक अपार्टमेंट में रहती थी, जहाँ पानी की समस्या से वो सब परेशान थे। बहू अनामिका 2 पानी के डब्बे को लेकर हॉल में आती है, पर सासू माँ शारदा वहाँ सोफे पे दिखाई नहीं देती। ये क्या, अभी तक तो सासू माँ यहीं सोफे पे बैठकर टीवी देख रही थी। यही सोच के मैं पानी का डब्बा लाने के लिए अंदर गई, अब वो कहाँ चली गई? ये सोचते हुए वो शारदा के बेडरूम में देखने के लिए जाती है। देखती है कंबल ओढ़ के सासू माँ अपने बिस्तर पे सो रही है। मैंने सोचा था पानी लाने जा रही हूँ, सासू माँ को साथ ले जाऊंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी। वैसे ही इनका पेट दर्द का बहाना शुरू हो गया। इस तरह कहकर हाथ में पानी का डब्बा लेकर अनामिका सासू माँ के पास जाती है। क्या हो गया माँ जी? बड़े ही सरलता से अनामिका पूछती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शारदा भी दुखी चेहरा बनाकर, अब क्या कहूँ बहू, बस 10 मिनट पहले से ही ऐसे पेट दर्द हो रहा है कि मैं हिल नहीं पा रही। ऐसा क्या माँ जी? फिर आपके इस महान पेट दर्द के लिए आपको महान दवा दूंगी, चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बहू, मुझे एक उपचार पता है, मैं वही कर लूंगी। अरे नहीं माँ जी, आपका उपचार ठीक से काम नहीं करेगा। उपचार तुरंत काम नहीं करता है, थोड़ा वक्त लगता है। फिर 10 मिनट काफी है ना उसके लिए माँ जी? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा घबरा जाती है और मनी मन सोचती है, ये क्या, बहू बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, उसे मेरे ऊपर संदेह हो गया क्या? हे भगवान, मुझे डोज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहू के साथ पानी लाने जाना होगा, वो नहीं कर सकती मैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है, ऐसा बहाना करती है। हे भगवान, बहू और दर्द बढ़ गया है, तुम पानी लाने चली जाओ, मैं आधा घंटा सो जाती हूँ। हाय रे, हे भगवान, दर्द से पेट फट जाएगा। बहुत ही दुखी होकर ऐसा कहती है। उसे देखकर अनामिका, माँ जी अगर आप ग्रेट एक्टर हैं तो मैं भी नेचुरल एक्टर हूँ, मैं भी अपना रंग बहुत जल्द दिखाऊंगी। इस तरह सोचने के बाद वो दोनों पानी का डब्बा लेकर पति रमेश के पास जाती है। ठीक उसी वक्त रमेश कान में फोन लगाकर, हाँ ऐसा क्या वेंकट, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। ठीक है, मैं अभी मेल करता हूँ, तुम ऑनलाइन आ जाओ, मैं यहीं पे देख लूंगा। इतना कहकर वो पलट के देखता है कि अनामिका वहाँ खड़ी है। अनु, तुम कब आई? तुम्हारे हाथ में पानी के डब्बे, पानी लाने जा रही हो क्या? जाओ। मैं भी सोचा था जाऊंगा, लेकिन ऑफिस का एक दोस्त वेंकट, उसने अभी भी कॉल किया था, मुझे जल्दी से एक मेल भेजना होगा, बुरा मत मानना, आई एम सॉरी। इस तरह कहकर लैपटॉप के सामने बैठ जाता है रमेश। आज तो संडे है ना, आज भी आपको काम है राम? घर में एक बूंद पानी नहीं है, गर्मी का मौसम में। आधा किलोमीटर दूर पे है वो वाटर टैंक, बार बार जाके पानी ले आना मेरे लिए कितनी तकलीफ होगी तुम्हें पता है राम? अनु, मैं भी चाहता था तुम्हारे साथ जाके पानी ले आऊं, पर क्या करूं तुम ही बताओ, ऑफिस का काम है, नहीं करूंगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, प्लीज अनु तुम जाकर ले आओ ना। इस तरह रमेश अनुरोध करने लगता है। अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से वो हॉल में चली आती है। तभी वहाँ पे ससुर जी प्रसाद आते हैं। देखते हैं कि अनामिका हाथ में पानी का कैन लेकर खड़ी है। बहू, तुम अकेले पानी लाने क्यों जा रही हो? अपनी सास को ले जाओ ना। सासू माँ को पेट में दर्द हो रहा है शायद, कहने लगी मैं नहीं आ सकती, तुम ही जाके पानी ले आओ बहू रानी। इसका फालतू का पेट दर्द है, वैसे घर पे रमेश भी तो है, उससे जाके तुमने क्यों नहीं कहा? लगता है कि उन्हें ऑफिस से कोई मेल आ गया है पिताजी। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम वाटर कैन लेके स्कूटी से आना, एक पानी का कैन मैं पकड़ लूंगा, तुम्हें थोड़ी मदद हो जाएगी। चलो बहू चलते हैं। जरूरत नहीं पिताजी, मैं जाकर लेकर आती हूँ, आप अभी बाहर से घर पे आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए, मैं ये काम कर लूंगी। ठीक है बहू रानी, सावधानी से जाना। इस तरह कहकर अनामिका पानी का कैन लेकर घर से बाहर निकल आती है। फिर स्कूटी लेकर वो पानी लाने जाती है। उधर हॉल में बैठकर प्रसाद जोर जोर से बात करने लगते हैं ताकि शारदा को बेडरूम तक सुनाई दे। अरे शारदा, बहू पानी लाने के लिए चली गई है, अपना पेट दर्द का बहाना छोड़ के अब बाहर निकल आओ। ये सुनकर शारदा लंबी सांस लेती है। फिर पेट दर्द का बहाना छोड़ के वो अपने बेडरूम से निकल के हॉल में आती है। बेचारी बहू, गर्मियों में कितनी दिक्कत होती है उसे तुम बेचारी कह रही हो,
उसके साथ पानी लाने चली जाती तो उसे थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा होता अगर तुम्हारी बहू इतनी तेज तरार नहीं होती, फिर मैं उसके साथ जरूर जाती। इस तरह बातचीत हो ही रही थी, तभी बेडरूम से निकल के रमेश बाहर आता है। वहाँ वो सोफे पे बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा को जल्दी से वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ गई। जल्दी से वो नल खोलती है, देखती है पानी नहीं। फिर वो हड़बड़ा के बाथरूम से बाहर निकल आती है। बहू, तुम कहाँ हो? इस तरह शारदा चिल्ला के बुलाती है। शारदा परेशान थी, इसीलिए वो अनामिका को बुला रही थी। अनामिका भी जल्दी से शारदा के पास आती है। क्या हो गया माँ जी, आप जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मेरा पेट खराब है, बाथरूम जाने के लिए नल में पानी भी नहीं है। पानी कैसे आएगा? पानी तो आखिर में है ही नहीं। यहाँ पानी की समस्या है ना? पूरे कॉलोनी में पानी की कितनी समस्या है उस बारे में अनामिका कहने लगती है। पर इधर शारदा का तो पेट गुड़गुड़ किए जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथ मजाक मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, नहीं तो पूरा हॉल गंदा हो जाएगा। बाकी सब तुम्हारे हाथ में, मेरे ऊपर इल्जाम लगाओगी तो भी नहीं सुनूंगी मैं। अरे ऐसा काम मत कीजिए माँ जी, मैं पानी लेके आती हूँ। अनामिका फिर भागते हुए वहाँ से आती है और जग में पानी भरा हुआ था वो ले जाती है। फिर देर न करते हुए शारदा जल्दी से उस पानी भरा हुआ जग को लेके बाथरूम में जाती है। ये सब देखकर अनामिका हंसने लगती है। एक दिन अनामिका हॉल में आती है और हॉल में आके विसल बजाती है। सभी लोग देखने के लिए हॉल में आते हैं। सासू माँ, पिताजी, बच्चे, सभी लोग लाइन में लग जाइए और जाके सब नहा लीजिए। इस तरह कहने पे सभी जाके लाइन में लग जाते हैं। अनामिका पानी लाके सब पे एक एक करके छिड़क देती है। सभी लोगों का नहाना हो गया है। बच्चे, अब जाके तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। अजी, आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। और हाँ पिताजी, आप भी जाके ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। इस तरह सभी से कहती है अनामिका। उसके बाद हॉल से वो किचन की तरफ चली जाती है। 10 मिनट के अंदर सभी लोग तैयार होके आके डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। अनामिका सभी को नाश्ता परोस देती है और सभी के लिए छोटा ग्लास और वाटर बॉटल ले आके वो देती है। आप लोगों को जितना खाना खाना है आप लोग खा सकते हैं, पर पानी पीने के लिए छोटा ग्लास ही मिलेगा। अगर आप लोग इस बात के लिए नहीं माने तो आप लोगों को 1000 रुपए पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। इस तरह से सभी से कहती है। सभी लोग आराम से डोसा खाते हैं। उधर अनामिका एक हाथ में पानी का बोतल और एक हाथ में एक छोटी सी ग्लास लेकर खड़ी रहती है। सभी का खाना हो जाने के बाद वो सभी को एक छोटे से ग्लास में पानी भर के देती है। वही पीकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रसाद भी काम पे निकल जाते हैं। फिर जब शाम का वक्त था, एक छोटा ग्लास और पानी का बोतल लेकर अनामिका फूलों के पौधे के पास जाती है। हर एक पेड़ पे वो छोटे छोटे ग्लास से पानी डालती है। माफ कर देना मुझे फूलों के पौधे, जब तक ये गर्मी नहीं जाएगी तब तक पानी की समस्या भी नहीं खत्म होगी। थोड़ा धैर्य रखना, हर दिन मैं इस ग्लास से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, ठीक है ना? इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। तब तक शारदा धोने वाले कपड़ों को लेकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है। ये देखकर अनामिका तो बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? और क्या बहू, कपड़े गंदे हो गए हैं, धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास लाई हूँ। पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है माँ जी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में वो भी इतने पानी कहाँ से आएंगे? फिर कपड़े कैसे धुलेंगे बहू? उसके लिए कोई बात नहीं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे साफ हो पाएंगे। इस तरह कह के वो कपड़ों को ले आके बाहर रस्सी में एक एक कपड़ों को टांग देती है। अनामिका एक एक कपड़े साड़ी को रस्सी में टांग रही थी और ये शारदा बड़े ही सरलता से देखी जा रही थी। फिर बहू अनामिका बॉटल स्प्रे गन लेकर आती है और उन कपड़ों पे पानी से स्प्रे करने लगती है। देखा माँ जी, इस तरह से स्प्रे गन से हम सारे कपड़े धो दिए। इस पूरे गर्मी में आखिरकार हमें इस तरह से अपने सारे कपड़ों को धोना पड़ेगा। तुम्हारे मेहनत के लिए हाथ जोड़ती हूँ बहू। पानी की कितनी बड़ी समस्या है ये देखकर तुम पे मुझे दया आ रही है बहू। कल से मैं तुम्हारे साथ पानी लाने के लिए कैन लेकर जाऊंगी। कम से कम मैं तुम्हें अगर थोड़ी मदद कर दूं तो इतनी समस्या नहीं होगी।
इस तरह अनामिका की हरकतों को देखकर शारदा के मन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और तब से शारदा हाथ में कैन लेकर बहू अनामिका के साथ हर दिन पानी लाने के लिए जाने लगती है। ये समस्या सिर्फ अनामिका और शारदा की नहीं है। गर्मी के वक्त पूरे राष्ट्र में पानी की बहुत समस्या है। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से कई जगहों में अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से कई सारे इलाकों में समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम पहले से ही पानी का उपयोग सावधानी से करें, पानी बचाएं, तो हमें पानी का उन समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा जिनसे अनामिका और शारदा जूझ रही है। तो आज से आप भी पानी का सावधानी से उपयोग करें। एक दिन शारदा और उसके पति एक घड़ा लेकर खेत में आम के पेड़ के पास आते हैं। पेड़ पे लगे आम को देखकर वो खुश होकर कहते हैं, शारदा, अगर आम के पेड़ के सारे आम का इस्तेमाल हो जाए फिर हमारा सारा उधार चुकता हो जाएगा, साथ ही साथ कुछ पैसे भी बचेंगे। जैसे ये फसल हमारे हाथ में आ जाते हैं, तुरंत पैसे लेके सुदर्शन बाबू के पास जाएंगे और अपना सारा उधार चुकता कर देंगे। नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। उन्हें छोड़ो शारदा, 1 किलोमीटर की दूरी पे पानी होने के बावजूद हम पानी लाके पेड़ों पे डाल रहे हैं ताकि उधार चुकता कर सके। चलिए अब चलते हैं। चलो चलते हैं कहकर वो घड़ा लेकर अपने साथ तालाब की तरफ जाते हैं। वहाँ से घड़ा भरकर पानी ले आकर पेड़ों में डालते हैं। उधर घर के बाहर रमेश खड़ा हुआ था। अनामिका, अनामिका, जल्दी इधर आओ, हमें जल्दी आम बागान में जाना होगा। माँ पिताजी पानी डालकर थक चुके होंगे अब तक। इस तरह कहने पे अंदर से हरीश और भव्या को साथ लेकर अनामिका रमेश के पास आती है। हाँ पिताजी, हम लोग वहाँ पे नहीं, यहीं पेड़ के नीचे खेलेंगे। हाँ पिताजी, हम वहीं पे खेलेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहाँ आम के पेड़ के छांव में ठंडक होगी, आराम से खेल लेना। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों को अपने साथ लेकर रमेश और अनामिका वहाँ से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद सभी लोग एक साथ खेत में पहुँच जाते हैं। बहू, बच्चों को यहाँ क्यों ले आई? घर पे वहाँ पे जहाँ तहाँ धूप के नीचे वो खेल रहे थे, इसीलिए हम उसे यहाँ पर लेकर आए। ठीक है बहू, चलो जाके पानी ले आके पेड़ों पे डालते हैं। इतना कहकर दोनों 2 घड़ा लेकर पानी लाने चली जाती हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन तपती धूप बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से शारदा और अनामिका पानी का घड़ा लेकर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय भगवान माँ जी, इतनी गर्मी है, अगर ऐसे ही हमें 1 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ा और आम की पेड़ की प्यास बुझानी पड़ी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कठिन तो है बहू, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। हमारे और बच्चों के भविष्य के लिए इन आम के पेड़ों पे ही हम निर्भर हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। बहू, अगर हम 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाके इन पेड़ों पे पानी डालेंगे तो ये पेड़ सूखेंगे नहीं, जिन पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं, और इन पेड़ के आम भी मुरझाएंगे नहीं। शारदा के बातों के बीच अनामिका घुसकर कहने लगती है, अब समझ में आया माँ जी, हम इन आम को बेचकर जो पैसे कमाएंगे उन पैसों से हमारा और बच्चों का गुजारा हो पाएगा। सही कहा बहू। इधर सास बहू ऐसी बातें कर रही थी, उधर बाप बेटा प्रसाद और रमेश सर पे घड़ा लेकर पानी ले आ रहे थे। पिताजी, इस गर्मी में पानी लाने की क्या जरूरत बताइए तो? जरूरत है बेटा, जब तक शरीर में ताकत हो 2-3 घड़ा पानी ला के रख देना बेहतर होगा। क्या अच्छा है पिताजी, कड़कती धूप से चक्कर आ रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, पैरों में दर्द हो रहे हैं, घड़ा पकड़ के हाथ और सर दोनों में दर्द हो रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ देर पेड़ के नीचे बैठते हैं। इस तरह बातचीत करते हैं और एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ सास बहू घड़ा लेकर पहले से ही छांव में बैठी हुई थी। बेटा चलो तुम्हारे घड़े से थोड़ा सा पानी पीते हैं। इस तरह से कहने पर रमेश अपना घड़ा नीचे रखता है। प्रसाद एक घड़ा ले जाकर वहाँ आम के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। फिर उसके बाद जहाँ सास बहू बैठी हुई थी वहीं आके बाप बेटा भी बैठ जाते हैं। अजी खाना निकाल दूं? आप और बेटे ने खाना खाया क्या? वो हम खाएंगे, पर हमारे नाती और पोती वो दोनों कहाँ है?
इस तरह दादाजी पूछते हैं। उधर पेड़ की टहनी पर हरीश और भव्या बैठे हुए थे। दादाजी ऊपर देखिए, यहाँ पर मैं और बहन ऊपर टहनी पर बैठे हुए हैं। इस तरह कहने पर सभी ऊपर देखने लगते हैं। देखते हैं हरीश और भव्या पेड़ के टहनी पर बैठे हुए हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। सभी डर जाते हैं। अरे बच्चे, तुम लोग गिर जाओगे, टहनी को कस के पकड़े रहना। दादी, हम कस के पकड़े हुए हैं, आप डरिए नहीं। बेटा भव्या, सतर्क रहना, तुम लोग ठीक है? तुम लोग आम के पेड़ पे क्यों चढ़ गए? हाँ, आप लोग सब पानी लाने गए हुए थे, नीचे बहुत ज्यादा कड़क धूप थी। मैं और बहन मिलके बात किए और दोनों प्रतियोगिता के तौर पे हम पेड़ पे आके चढ़ गए। चढ़ना नहीं आता है, अब धीरे धीरे उतरो। आप लोग इस तरह डरिए नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उतर आएंगे। इस तरह बातचीत चली रही थी, तभी प्रसाद के पड़ोसी गोविंद वहाँ पे भागते हुए आता है। अरे प्रसाद बाबू, तुम लोग यहाँ सब बैठकर पेड़ के नीचे मीटिंग कर रहे हो। वहाँ सुदर्शन आके तुम्हारे घर पे ताला लगा रहा है। ये सुनकर सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। उन्हें देखकर अब बहुत आश्चर्य हो लिए। चल के पहले देखिए और सुदर्शन बाबू को विनती कीजिए। इस तरह कहने पे हरीश और भव्या जो पेड़ की टहनी पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में सब भूल जाते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका भागते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। उधर शारदा के घर के सामने सुदर्शन और उसके कर्मचारी लाठी लेकर खड़े हुए थे। सभी लोग वहाँ पर भागते हुए आते हैं। ये क्या बाबू, घर पे कोई नहीं है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब तुम मुझे तरीका बताओगे प्रसाद? मुझसे तुम पैसे लिए, फिर कहने लगे आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। ऐसे कितने दिन निकल गए, पर तुम आके उधार नहीं चुका गए। बाबू, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, हम गरीब हैं, मजदूरी का काम करके हमारा घर परिवार चलता है, इसीलिए मैं आपका उधार नहीं चुका पाया। इसीलिए तो प्रसाद, मैं ये घर वापस ले रहा हूँ। इस तरह कहने पे जो 2 कर्मचारी उनके साथ थे, वो घर के अंदर जाते हैं और घर का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका ने चाहे कितनी भी विनती की हो, हाथ पैर जोड़े हो, सुदर्शन बाबू ने उनकी एक बात नहीं सुनी। घर पे ताला लगा के चाबी लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि इससे ज्यादा कुछ करने का था नहीं, इसीलिए वो अपना घर का सामान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उधर आम पेड़ पे झूला लगा हुआ था। हरीश और भव्य मजे से वहाँ झूला झूल रहे थे। सभी लोग वहाँ आम पेड़ के पास आके पहुँचते हैं और वहाँ पर दुखी होकर बैठ के आंसू बहाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए मैं 1 हफ्ते पहले से ही आपको बता रही थी, जाके सुदर्शन बाबू से मिलो, पर आप मेरी एक नहीं सुने। अब छोड़ो शारदा, जो हो रहा था हो गया। अब पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रात गुजारेंगे। कहाँ जाएंगे हम, ये मैं कैसे बताऊं? यही शारदा, सोचा था यही आम के पेड़ से उधार चुकाएंगे, अब यही आम का पेड़ रास्ता दिखाएगा। तब तक अचानक से वो आम का पेड़ बात करने लगता है। चिंता मत करो, इस तपती गर्मी में पानी देकर तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम लोग मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आम के पेड़ को बात करते हुए देख सभी आश्चर्य हो जाते हैं, पर बच्चे आम के पेड़ को बात करते हुए देख बड़े खुश होते हैं। बहन बहन, देखो किस तरह ये आम का पेड़ बात कर रहा है। हाँ भैया, पहली बार पेड़ को बात करते हुए देख रही हूँ। आम के पेड़ को इस तरह बात करते हुए देख सभी लोग आश्चर्य होकर बाहर निकल आते हैं और पेड़ को देखने लगते हैं। बताओ, मैं तुम लोगों की किस तरह से मदद कर सकती हूँ? दादाजी, दादी माँ, मैंने और बहन ने आप लोगों से कहा था ना कि ये पेड़ बात करती है, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए। माँ, पिताजी, देखिए ना, ये आम का पेड़ बात करता है। पहले हमसे इसने बात की और हमें झूला भी दिया। इस तरह से बच्चे कहते हैं। ये देखकर सास बहू को समझ में आता है कि ये आम का पेड़ साक्षात ईश्वर का रूप है। ऐसी परिस्थिति में देवी के दर्शन होने पर सास बहू हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। देवी माँ, हमारे पास सर पे छत नहीं है, गुजारा करने के लिए कोई आजीविका नहीं, बस इतना दे दो, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। चिंता मत करो, सर के ऊपर छत और गुजारा करने के लिए आजीविका, ये दोनों तुम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह कहने पर अचानक से हवा में 2 आम प्रकट हो जाते हैं।
सभी लोग बड़े ही उन दोनों आमों को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। उनमें से एक आम घर बन जाता है और दूसरा आम मैंगो जूस हाउस बन जाता है। देखो सास बहू, जैसे तुम लोगों ने चाहा, मैंने तुम्हें एक घर और गुजारा करने के लिए आजीविका भी दिया। इस घर में रहो और आजीविका चलाने के लिए अच्छे से तुम लोग काम काज करो। फिर जो पैसे होंगे उससे पूरे परिवार सुखी सुखी जीवन गुजारो। आम के पेड़ के इस तरह कहने पर सभी लोग बड़े खुश होते हैं। हाथ जोड़ के सभी लोग पेड़ को धन्यवाद कहते हैं। फिर वो आम का पेड़ एक मामूली पेड़ में बदल जाता है। उस दिन के बाद से बाप बेटा हर दिन तालाब से पानी लाके उस पेड़ को पानी दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं, दिव्य पेड़ है। सास बहू आम का जूस बेचकर अपनी जीविका चलाने लगी और आम का जूस बेचकर जो पैसे आने लगे, उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और साथ ही साथ पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगा।